सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 6 के सामाजिक विषय का भाग 3 सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन का पाठ 9 शहरी क्षेत्र में आजीविका का आगे का प्रकरण फैक्ट्री में के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो बच्चों, इससे पहले हमने देखा था कि भारत के अंदर 5000 से ज़्यादा शहर हैं और 27 महानगर हैं। तो इस चित्र में हमने देखा कि शहरों में लोग हैं कई तरीके के कार्य करते हैं और अलग अलग प्रकार के काम करते हैं। इनमें से हमने देखा कि जैसे लोग हैं सड़कों पर काम करते हैं, फुटपाथ पर काम करते हैं, ठेले के द्वारा वो गली गली जाकर सामान बेचते हैं। इसके अलावा कुछ दुकानें होती हैं, बड़ी बड़ी दुकानें, छोटी दुकानें, इस तरह की बहुत सारी दुकानें होती हैं जिन पर अलग अलग तरीके का और अलग अलग प्रकार का माल बेचा जाता है। उसके अलावा फिर हमने देखा कि जैसे शहरों में बैंक है, अस्पताल हैं, ये चीज़ें होती हैं। यातायात के एक बहुत से साधन होते हैं, बस है, ट्रक है, रेलगाड़ी, कार, टैक्सी, बहुत से यातायात के साधन होते हैं। इसके अलावा फैक्ट्रियाँ होती हैं, ऑफिस होते हैं। फिर इसके बाद हमने देखा एक बच्चू मांझी की कहानी, जो कि बिहार के एक गांव का रहने वाला है और शहर आया है वो, और वहाँ वो रिक्शा चलाता है क्योंकि गांव में उसे इतनी कमाई नहीं होती कि वह अपना परिवार आसानी से चला सके। तो शहर में वह रिक्शा चलाता है और रोज़ाना 200 से 300 रुपये तक वो कमाई कर लेता है, जिसमें से 100 या 150 रुपये उसके खुद पर खर्च होते हैं। उसके अलावा वो अपने परिवार के लिए बचा लेता है। तो बच्चू मांझी की तरह ही हमने देखा कि शहर में कई सारे लोग हैं वो सड़कों पर काम करते हैं। फिर हमने इसके बाद ये देखा कि एक हरप्रीत की कहानी पढ़ी और उसकी पत्नी वंदना, ये दोनों मिल कर के एक शोरूम चलाते हैं और शोरूम के लिए वो अलग अलग जगहों से सामान खरीदते हैं और उसे अच्छी तरीके से शोरूम को चलाने के लिए वो कई तरीके का काम करते हैं। जैसे अखबारों में, सिनेमा में वो विज्ञापन भी देते हैं। तो हरप्रीत और वंदना की तरह हमने देखा कि शहरों में कई ऐसे लोग भी हैं जिनके पास अपनी दुकानें हैं और ये दुकानें छोटी और बड़ी हो सकती हैं और वे अलग अलग चीज़ें बेचते हैं। तो इन दोनों कहानियों के द्वारा हमने ये देखा था कि शहर का एक भाग दूसरे भाग से बिल्कुल अलग होता है। इसके बाद हमने देखा कि जो वो दोनों बहनें थी, जो लड़की अपने मौसेरी बहन के पास शहर में घूमने आई थी, तो वो बाज़ार के बाद कहाँ जाती हैं, अब फैक्ट्री में जाती हैं। तो देखिए अब आगे कि मैं अपने एक कपड़े पर जरी का काम करवाना चाहती थी जो मुझे एक ख़ास मौके पर पहनना था। तो मेरी बहन ने कहा कि वह निर्मला को जानती है जो एक कपड़े सिलने की फैक्ट्री में काम करती है। निर्मला के पड़ोसी जरी और कढ़ाई का काम करते हैं। हमने बस पकड़ी और फैक्ट्री की तरफ चल पड़ी। बस खचाखच भरी हुई थी। हर स्टॉप पर लोग चढ़ते ही जा रहे थे, कोई भी उतरने का नाम नहीं ले रहा था और अपनी जगह बनाने के लिए लोग एक दूसरे को धक्का दे रहे थे। मेरी बहन ने मुझे एक कोने पर खड़ा कर दिया ताकि भीड़ में हमारा भुर्ता ना बन जाए। मुझे हैरानी हो रही थी कि लोग रोज़ ऐसे कैसे सफ़र करते हैं। जैसे ही बस फैक्ट्री के पास पहुंची, लोग उतरने लगे। हम भी एक मोड़ पर उतर गए। बस जान में जान आई। तो मोड़ पर बड़े सारे लोग समूहों में बाड़ों पर बैठे हुए थे। कुछ टिक कर खड़े हुए थे। उन्हें देखकर लग रहा था कि शायद वे किसी का इंतज़ार कर रहे थे। और कुछ लोग हैं वो स्कूटर पर सवार और उनसे बात कर रहे थे और रेट को लेकर मोल तोल कर रहे थे। तो मेरी बहन ने समझाया कि यह लेबर चौक है। ये दिहाड़ी पर काम करने वाले मज़दूर और मिस्त्री हैं। कुछ जहाँ भवन बना रहे होते हैं वहाँ मजदूरी करते हैं और कुछ बोझा ढोते हैं और ट्रकों से सामान उतारते हैं। कुछ लोग टेलीफोन की लाइन और पानी की पाइप के लिए खुदाई का काम भी करते हैं और इन्हें हमेशा काम नहीं मिलता है। तो ऐसे हज़ारों अनियमित मजदूर शहर में हैं। हम फैक्ट्री में घुसे तो हमने पाया कि वहाँ अलग अलग काम के लिए अलग अलग विभाग थे और उनमें से ऐसा लग रहा था कि लोगों की कभी न ख़त्म होने वाली
पंक्तियां थीं। जहां कपड़े सिले जा रहे थे उस विभाग में हमने देखा कि लोग छोटे से कमरे में मशीनों पर काम कर रहे थे। एक एक व्यक्ति एक एक सिलाई की मशीन पर लगा हुआ था और हर कमरे में ऐसी बहुत सारी मशीनें थीं। जहाँ जो कपड़े तैयार हो रहे थे उस कमरे में वे एक तरफ तय करके लगाए भी जा रहे थे। तो ये नीचे देखिए, आपको जो लेबर चौक का चित्र दिखाई दे रहा है, ये लेबर चौक पर दिहाड़ी मजदूर अपने औजारों के साथ बैठकर लोगों का इंतज़ार करते हैं और लोग उन्हें काम करवाने के लिए वहाँ से ले जाते हैं। तो इस तरह से आपने देखा होगा कि ऐसा कोई चौक होता है जहाँ बहुत सारे मज़दूर हैं, वो खड़े होते हैं और इंतज़ार कर रहे होते हैं कि कोई आए और हमें काम दे। इसके बाद देखिए आगे फैक्ट्री के बारे में क्या है कि हमने निर्मला को ऐसी ही एक जगह पर पाया। वह मेरी बहन से मिलकर बहुत खुश हुई और उसने वादा किया कि मेरे कपड़ों पर जरी का काम करवा देगी। निर्मला कपड़े निर्यात करने वाली एक कंपनी में दर्जी का काम करती है। जिस फैक्ट्री में वह काम करती है वहाँ अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी और नीदरलैंड जैसे देशों के लोगों के लिए गर्मी के कपड़े सिले जाते हैं। दिसंबर से अप्रैल तक निर्मला पर काम का बोझ बहुत ज़्यादा होता है। अक्सर वह 9 बजे सुबह काम शुरू करती है और रात 10 बजे तक ही काम निपट पाता है और कई बार और भी देर हो जाती है। तो वह हफ्ते में 6 दिन काम करती है। जब काम जल्दी का होता है तो उन्हें इतवार को भी काम पर जाना पड़ता है। निर्मला को रोज़ 8 घंटे काम करने के 80 रुपये मिलते हैं और अतिरिक्त 40 रुपये देर तक काम करने का मिलता है। जून तक काम ख़त्म हो जाता है तो फैक्ट्री वाले इन दर्जियों की संख्या है वो घटा देते हैं। निर्मला को भी निकाल दिया जाएगा। हर साल करीब 3 से 4 महीने के लिए उसके पास काम नहीं रहता है। तो देखो, ऐसे ही हमने अध्याय 8 में भी देखा था कि जो किसान हैं उनके पास भी पूरे साल भर काम नहीं होता है। तो ऐसे ही शहरों में जो काम करते हैं उनके पास भी पूरे साल भर के लिए काम नहीं हो पाता है। तो निर्मला की तरह ज़्यादातर कारीगर अनियमित रूप से काम में लगे हुए हैं। मतलब कि उनको काम पर तभी आना होता है जब मालिक को ज़रूरत होती है और उनको रोज़गार तभी मिलता है जब मालिक को बहुत सारा काम मिल जाता है या फिर ख़ास मौसम में काम मिलता है। तो साल के बचे हुए समय में उन्हें पूरा दूसरा काम ढूंढना पड़ता है और निर्मला की तरह की नौकरियां हैं वो स्थायी नहीं होती हैं। अगर कारीगर अपनी तनख्वाह या परिस्थिति के बारे में शिकायत करते हैं तो उन्हें वहाँ से निकाल दिया जाता है। नौकरी की कोई सुरक्षा नहीं होती है और अगर कोई बुरा व्यवहार करे तो उनके बचाव के लिए कुछ भी नहीं होता है और उनसे बहुत लंबे समय तक रोज़ काम करने की उम्मीद भी रखी जाती है। उदाहरण के लिए देखिए कि बिजली से चलने वाले करघों की यानी पावर लूम फैक्ट्री में मज़दूर हैं वो दिन और रात की पालियों में 12-12 घंटे तक काम करते हैं और उन्हें 8 घंटे से ज़्यादा काम करने की मजदूरी अलग से नहीं मिलती है। अब ये देखिए कि ऊपर कुछ प्रश्न हैं। आपको क्या लगता है कि फैक्ट्रियों या छोटे कारखानों में मज़दूरों को अनियमित रूप से काम पर क्यों रखा जाता है? तो देखिए कि हमें ऐसा लगता है कि फैक्ट्रियां या जो छोटे कारखाने हैं वहाँ मज़दूरों को अनियमित रूप से काम पर रखा जाता है क्योंकि जो ख़ास मौसम है या जब मालिक को बहुत सारा काम मिल जाता है तब क्या है कि वे उस मौसम के लिए या उस बहुत सारे काम के लिए उन्हें मजदूरी पर रखते हैं और जब उन्हें कार्य की ज़रूरत नहीं होती तब वे उन्हें निकाल देते हैं क्योंकि वे उनको नियमित रूप से मजदूरी देने की क्षमता में नहीं होते हैं। वरना उन्हें क्या है कि मजदूरी देनी पड़ेगी पूरे साल की, इसीलिए वो अनियमित उन्हें काम पर रखते हैं। जब काम होता है तब उन्हें वो काम करवा कर मजदूरी देते हैं, वरना उन्हें निकाल देते हैं। इसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न है, निर्मला जैसे मजदूरों की काम करने की परिस्थितियों का निम्न के आधार पर वर्णन कीजिए, जैसे काम के घंटे, कमाई, काम करने की जगह व सुविधाएं और साल भर में रोज़गार के दिनों की संख्या।
तो देखो, जो उनके काम के घंटे हैं वो हमने अभी देखा कि जो निर्मला है वो सुबह 9 बजे से रात 10 बजे तक काम करती है। फिर है उनकी कमाई, वो 80 से 120 रुपये तक, 8 घंटे के उन्हें 80 रुपये मिलते हैं। उसके अलावा उन्हें थोड़े बहुत एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। फिर है काम करने की जगह और सुविधाएं कि हमने देखा कि वो एक छोटे से कमरे में एक सिलाई मशीन पर काम करती हैं और वहाँ इस तरह की बहुत सारी मशीनें होती हैं और उन पर काम का बोझ भी ज़्यादा होता है और उन्हें कोई ख़ास सुविधाएं भी नहीं मिलती हैं। इसके बाद है कि साल भर में रोज़गार के दिनों की संख्या। अगर हम साल भर की पूरी बात करते हैं तो उन्हें लगभग 8 महीने यानी 240 दिन ही रोज़गार मिल पाता है। अब इसके बाद तीसरा प्रश्न देखें कि क्या आप यह मानेंगे कि दूसरों के घरों में काम करने वाली महिलाएं भी अनियमित मजदूरों की श्रेणी में आती हैं? अगर हाँ तो क्यों? एक ऐसी कामगार महिला के दिन भर के काम में का विवरण दीजिए। तो देखो कि हमें भी ऐसा ही लगता है कि जो दूसरे घरों में महिलाएं काम करती हैं वो अनियमित मजदूरों की श्रेणी में आती हैं। क्यों? क्योंकि वे भी तभी तक काम पर रह पाती हैं जब तक उनका मालिक है वो उन्हें चाहता है और उन्हें भी प्रतिदिन के आधार पर मजदूरी मिलती है। और ऐसे जो कामगार महिलाएं हैं वो सुबह 9 बजे से शाम के 7 बजे तक काम करती हैं, जैसे कि वो घर की साफ़ सफाई करना, कपड़े धोना, बर्तन साफ़ करना, इस तरह के कई घरेलू कार्य करती हैं। और अगर वो एक दिन काम पर नहीं आ पाती हैं तो उनसे उनकी जो है तनख्वाह है, वो उनकी मजदूरी है, वो उन्हें नहीं मिलती है। इसके बाद देखिए कि दफ्तर में मेरी मौसी सुधा विपणन प्रबंधक यानी मार्केटिंग मैनेजर है। उन्होंने हमें शाम 5:30 से पहले अपने दफ्तर पहुंचने को कहा था। हमने सोचा कि देर ना हो जाए इसलिए ऑटो रिक्शा ले लिया और जिसने हमें बिल्कुल समय पर पहुंचा दिया था। और उनका दफ्तर ऐसी जगह पर था जहां चारों तरफ बड़ी बड़ी इमारतें थीं। उनमें से सैकड़ों लोग बाहर आ रहे थे, कुछ कार पार्किंग की तरफ बढ़ रहे थे और कुछ बसों की पंक्तियों की तरफ। मौसी एक बिस्कुट बनाने वाली कंपनी में मैनेजर का काम करती है। बिस्कुट शहर के बाहर एक फैक्ट्री में बनाए जाते हैं। मौसी 50 विक्रेताओं यानी सेल्समैन के काम का निरीक्षण करती है जो शहर के विभिन्न भागों में आते जाते हैं। ये लोग दुकानदारों से बड़े बड़े ऑर्डर लेते हैं और उनसे भुगतान इकट्ठा करते हैं। काम को सुचारू रूप से चलाने के लिए मौसी ने शहर को 6 भागों में बांट दिया है और वे हर हफ्ते एक भाग के विक्रेताओं से मिलती है और वे उनकी प्रगति जो रपट है वो देखती है और उनकी समस्याओं पर चर्चा करती है और उनको पूरे शहर में बिक्री की योजना बनानी होती है। और अक्सर देर रात तक काम करना पड़ता है। उन्हें काम के सिलसिले में यात्राएं भी करनी पड़ती हैं, यानी उन्हें शहर से बाहर भी जाना पड़ता है। तो मौसी को नियमित तनख्वाह मिलती है और वह बिस्कुट कंपनी की स्थायी कर्मचारी है। वे यह उम्मीद रख सकती है कि उनकी नौकरी लंबे समय तक चलेगी। स्थायी कर्मचारी होने के कारण उनको कई फ़ायदे भी मिलते हैं। अब देखिए उन्हें क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं। तो जैसे बुढ़ापे के लिए बचत, उनकी तनख्वाह का एक भाग भविष्य निधि में सरकार के पास डाल दिया जाता है और इस बचत पर ब्याज भी मिलता है। नौकरी से सेवानिवृत्त होने पर यह पैसा मिल जाता है, यानी जब वे नौकरी से रिटायर होंगे तो उन्हें उनका पैसा मिल जाएगा। इसके बाद है छुट्टियाँ। इतवार और राष्ट्रीय त्योहारों के लिए छुट्टी भी मिलती है और उनको वार्षिक छुट्टी के रूप में कुछ दिन भी मिलते हैं। और देखिए आगे उन्हें क्या फ़ायदा है कि परिवार के लिए चिकित्सा की सुविधाएं। कंपनी एक सीमा तक कर्मचारी और उनके परिवारजनों के लिए जो उसका खर्चा है इलाज का, उसे भी वो उठाती है। इसके बाद देखिए कि अगर तबीयत खराब हो जाए तो कर्मचारी को बीमारी के दौरान छुट्टी भी मिलती है। तो शहरों में ऐसे कई कर्मचारी होते हैं जो दफ्तरों, फैक्ट्रियों और सरकारी विभागों में काम करते हैं और जहां उन्हें नियमित और स्थायी कर्मचारी की तरह रोजगार मिलता है। वे लगातार उसी दफ्तर या फैक्ट्री में
काम पर जाते हैं और उनका काम भी तय होता है। उनको हर महीने तनख्वाह मिलती है। अगर फैक्ट्री में काम ना हो तो भी उन्हें अनियमित रूप से काम करने वाले मज़दूरों की तरह निकाला नहीं जाता है। तो ये देखिए कि जो आपको ऊपर एक चित्र दिखाई दे रहा है, इस तरह से महानगरों में कॉल सेंटर में काम करना एक रोज़गार का नया क्षेत्र है। उपभोक्ता टीवी, फ्रिज जैसे सामानों को खरीदते हैं, बैंक और फ़ोन जैसी सेवाओं का उपयोग करते हैं। कॉल सेंटर एक ऐसा केंद्रीकृत दफ्तर है जहां एक ही जगह से उपभोक्ताओं की समस्याओं और उनसे जुड़े सवालों से संबंधित जानकारी दी जाती है। कॉल सेंटर प्राय हॉलनुमा कमरे में चलाए जाते हैं, यानी एक बहुत बड़ा कमरा होता है हॉल जैसा, और उनमें अलग अलग खाने बने होते हैं। वहाँ कंप्यूटर, टेलीफोन, हेडफोन और स्पीकर लगे रहते हैं। ये देखो, जैसे आप देख रहे हो, ये कंप्यूटर है और ये इनके हेडफोन लगा है, और इस तरह से ये अलग अलग उनके खाने बने होते हैं। तो भारत इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया है। यहाँ न केवल भारतीय कंपनियाँ बल्कि विदेशी कंपनियाँ भी अपने कॉल सेंटर खोलती हैं। विदेशी कंपनियों के आकर्षण का कारण है कि यहाँ अंग्रेजी बोलने वाले लोग आसानी से और कम वेतन पर मिल जाते हैं। इसीलिए भारत के साथ साथ जो विदेश हैं, वो उनकी जो कंपनियां हैं वो भी अपने कॉल सेंटर यहाँ पर खोलती हैं। और इस तरह से आखिर ये दिन है वो ख़त्म हुआ और हम मौसीकी कार में थकी मांदी बैठ गई। लेकिन आज बहुत मज़ा आया। मैंने सोचा कि कितना अच्छा है कि शहर में इतने सारे लोग इतनी तरह का काम करते हैं। वे कभी एक दूसरे से मिलते भी नहीं, मगर उनका काम है उन्हें बांधे रखता है और शहरी जीवन को बनाए रखता है। यानी ये लोग हैं जो आपस में एक दूसरे को जानते नहीं हैं और एक दूसरे से कभी मिले भी नहीं हैं, लेकिन फिर भी उनके काम ने उन्हें बांधा हुआ है। यानी एक का काम दूसरे के काम से जुड़ा हुआ होता है, और इस तरह से ये जो शहरी जीवन है वो पूरा बना रहता है। तो इस तरह से हमने ये आपकी जो पाठ्य पुस्तक है राजनीति विज्ञान की, वो पूरी हो गई है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।